नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के पाठ 3 के वज्र गुणन विधि। ये एनसीईआरटी के पाठ 3 का वज्र गुणन विधि है और इस पाठ का ये चौथा विधि है। इस पाठ में कुल हम लोग को ये 4 विधियाँ पढ़ना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का। पहला था ग्राफीय विधि, दूसरा था प्रतिस्थापन विधि, तीसरा था विलोपन विधि और आज हम लोग ये चौथा विधि पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। देखिए, इस वज्र गुणन विधि में ये जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें से हमको मान निकालना होता है और लिखना होता है। देखिएगा, यहाँ पर वज्र गुणन विधि में ये x बराबर होता है b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1 और y बराबर होता है c1a2 माइनस c2b1 बटे a1b2 माइनस a2b1। इस फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग को इसमें सॉल्व करना है। x का मान ये यहाँ है और y का मान है, इसी के अनुसार हम लोग को हल करना है। देखिएगा, यहाँ इसमें जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता है वह a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस रूप में ये होता है। और इसी रूप को देखते हुए हम लोग के यहाँ पर प्रयोग करना है कि यहाँ x बराबर b1c2 यानी कि b1c2 माइनस b2c1। इसी प्रकार से y बराबर है c1a2 माइनस c2a1 बटे, जो इसमें बटे में है वही सेम इसमें भी है, तो इसको ध्यान रखना होता है। इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग आगे बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा और बात ध्यान रखना होता है। यहाँ पर देखिएगा, जो दिया है, जो इसी पाठ में शुरू में हम लोग पढ़े थे संगत असंगत जांच करने के लिए, वही है यहाँ पर कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इसका अद्वितीय हल होता है, यानी कि कोई एक हल होता है। एक हल को क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं और यह संगत होता है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तीनों आपस में बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, जिसको संपाती हम लोग कहते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसको समानांतर कहते हैं लोग, और ये असंगत होता है। जो इसी पाठ में हम लोग शुरू में पढ़े थे वही यहाँ पर है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा नाम बदला हुआ है। यहाँ अद्वितीय कहेंगे, वहाँ एक हल था। यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल, वहाँ संपाती था। यहाँ कोई हल नहीं, वहाँ पर समानांतर था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसी के आधार पे हम लोग यहाँ पर देखें उदाहरण नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिएगा। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मलेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुरम के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपया है। यानी कि टिकट खरीदा जा रहा है 2 अलग अलग प्रकार के टिकट। कहाँ के लिए? एक मलेश्वरम के लिए और दूसरा यशवंतपुरम के लिए। कहाँ से? बेंगलोर से। तो लिखेंगे बेंगलोर से मलेश्वरम का एक टिकट का मूल्य इक्वल टू बेंगलोर से मलेश्वरम का किराया इक्वल टू x रुपया एवं बेंगलोर से दूसरा कहाँ है? यशवंतपुर है। कहाँ है? यशवंतपुर। बेंगलोर से यशवंतपुर का किराया इक्वल टू y रुपया। अब यहाँ पर कह रहा है कितना? 2 टिकट मलेश्वरम के लिए और 3 टिकट यशवंतपुर के लिए, कुल कितना लगा है? 46 रुपया। तो हम मलेश्वरम के लिए कितना लिए है? x। तो लिख सकते हैं 2x जोड़ 3y बराबर 46। यहाँ देखिए, इसलिए 2x जोड़ 3y बराबर 46 रुपये, ये पहला। पुनः यहाँ देखिए, फिर कह रहा है पुनः परंतु 3 टिकट मलेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुर के लिए तो कितना? 74 रुपया। यानी कि 3x जोड़ 5y बराबर कितना होगा? 74। यहाँ लिखेंगे 3x जोड़ 5y बराबर 74, ये दूसरा है। अब इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग वहाँ पर देखे थे किस रूप में होता है,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, यानी कि तीनों के तीनों जो पद होता है जीरो के पहले ला लेते हैं। इसलिए इसके लिए हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर जीरो, और इसके लिए लिखेंगे हम 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर जीरो। अब इन दोनों से हम लोग मान लिख लें a1 बराबर b1 बराबर और c1 बराबर, यहाँ a2 बराबर b2 बराबर और c2 बराबर। देखिए a1 बराबर कितना है 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 46, a2 बराबर 3, b2 बराबर 5 और c2 बराबर माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस 74। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बस स्टैंड से मलेश्वरम के किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखें फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू, एक्स का पहले निकालेंगे और तब y इक्वल टू। देखिए आपको यहाँ पर याद दिला दें, यहाँ पर फार्मूला हम लोग देखे थे, यहाँ देखिए x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो x बराबर है b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। देखिएगा यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को मान पुट कर देना है। देखिएगा b1 का मान कितना है 3, गुणे c2 का मान कितना है माइनस 74, माइनस b2 का मान कितना है 5, c1 का मान कितना है माइनस 46 बटे a1 का मान कितना है 2, गुणे b2 का मान कितना है 5 घटाओ a2 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है 3, मान रख दिया गया। अब इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व देखिएगा 74 में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 4 3 12 के 2 हासिल 1, 7 के 21 1 22, माइनस माइनस प्लस 6 5 30, 3 5 का 20 3 23 बटे 5 गुना 10 और 3 तरीका 9। 230 में से 222 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8 बटे 1 यानी कि 8। एक्स का मान कितना आ गया 8। पुनः इसी प्रकार से y निकालेंगे, y इक्वल टू, y के लिए फार्मूला था यहाँ देखिएगा c1 a2 माइनस c2 a1, हर वाला दोनों सेम है। यहाँ लिखते फार्मूला पहले c1 a2 माइनस c2 a1, देखिएगा c2 a1 सेम है, इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1। और फिर यहाँ पर मान रख देंगे। तो मान रखेंगे क्या, यहाँ पर जो मान हम लोग लिखे थे, यहाँ इसके ऊपर लिखे थे मान, इसी में से रखेंगे। तो देखिएगा c1 का मान है कितना है माइनस 46, गुणे a2 है 3 घटाओ c2 है माइनस 74 और a1 है 2 बटे, यहाँ पर आ जाएगा a1 आएगा जगह 2, b2 5 घटाओ a2 3 और b1 भी 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 18 और 4 3 12 1 13, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 7 दूना 14 और 5 दूना 10 3 तरीका 9। अब देखिएगा 148 में से 138 घटेगा तो 10 बटा 1 यानी कि 10, y इक्वल टू 10। तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि बेंगलोर से मलेश्वरम की किराया x का मान कितना आया है 8 और y का 10, y कितना आया 10, तो इतना इक्वल टू 8 रुपया और ये 10 रुपया। बेंगलोर से मलेश्वरम का किराया कितना हो गया 8 रुपया, और बेंगलोर से यशवंतपुरम का किराया 10 रुपया। ये हम लोग का उदाहरण नंबर कितना बना, उदाहरण नंबर 14 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे कौन सा, उदाहरण नंबर 15। देखिएगा यहाँ भी दिया है x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 10, 8 रुपया और 10 रुपया, और हम लोग का भी आया है 8 रुपया और 10 रुपया।
आगे देखिए उदाहरण नंबर 15, पी के किस मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। देखिएगा यहाँ पर 4x समीकरण क्या दिया है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इजकल टू 0 पहला है, और दूसरा है 2x प्लस 2y प्लस 2 इजकल टू 0। यहाँ ध्यान रखिएगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल में क्या होता है, पहला वाला यहाँ पर है। अद्वितीय हल के लिए a1/a2 इज नॉट इजकल टू b1/b2, तब होता है अद्वितीय हल जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है तब। तो यहाँ पर हम कर लें यही कि a1/a2 इज नॉट इजकल टू b1/b2। a1 का मान कितना है 4/2 नॉट इजकल टू p/2। त्रिज्या गुणा कर लें तो क्या आएगा 2p इज नॉट इजकल टू 4 इंटू 2, p इज नॉट इजकल टू 4 इंटू 2/2, यानी कि p इज नॉट इजकल टू 4, यानी कि p 4 के बराबर नहीं होगा तब ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ, p इज नॉट इजकल टू 4। ये कौन सा है, उदाहरण नंबर 15 के लिए है। यहाँ देखिएगा p 4 के बराबर नहीं होनी चाहिए, अतः p के अतिरिक्त 4 के अतिरिक्त p के अन्य मानों के लिए यह समीकरण युग्म अद्वितीय हल है, यानी कि p 4 के अलावा और कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। आगे फिर कह रहा है उदाहरण नंबर 16 कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल में क्या होता है, तीनों बराबर होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा अनेक हल a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2 होता है कब, अनेक हल के लिए। यहाँ पर देखिएगा ये क्या दिया है मान kx प्लस 3y, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0। फिर दे रहा है 12x जोड़ ky, x के सामने x लिख दे, 12x जोड़ ky माइनस k बराबर 0, माइनस k बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग को इसके अनुसार तुलना करना है और देख रहे हैं कि इस तीनों में इसमें भी k है और इसमें भी k है, तो इसको रख कर हल किया जाए। a1 के जगह पर क्या होगा, a1/a2 k/12 इजकल टू 3/k इजकल टू माइनस k माइनस 3/-k, माइनस माइनस कट गया। अब पहले इन दोनों को लेकर हल करें तब फिर इन दोनों को लेकर हल करेंगे। इन दोनों को लेकर हल करें तो कितना आएगा, k से k में गुणा होगा k स्क्वायर इजकल टू 12×3 = 36, k स्क्वायर इजकल टू प्लस माइनस 6 कट गया, यानी k इजकल टू प्लस माइनस 6 होगा, यानी k का मान प्लस भी 6 हो सकता है और माइनस भी 6 हो सकता है। यह हमारा आंसर हुआ। यहाँ पर k का मान क्या हो गया 6, प्लस माइनस दोनों हम ले सकते हैं, इसलिए इस तरह से हमारा ये उदाहरण यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग को देखना है प्रश्नावली 3.5। तो आज के क्लास में इतना ही रहने दिया जाए। यहाँ सभी फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग 3.5 पढ़ेंगे। धन्यवाद।